अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के अंदर हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो ये हमारे पास एक नेविगेशन बार आ रही है, इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो ये हमारे पास होवर इफेक्ट आ रहा है, और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास हेडर सेक्शन आ गया। इसके अंदर हमने फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करके इसकी लेआउट्स को सेट किया है। और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास इसका पोस्ट सेक्शन आ गया, और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास इसकी जो पोर्टफोलियो आइटम्स है वो आ गई। और ये जो आपके पास डाटा आ रहा है ना, डाटा हमने अलग से JSON फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया हुआ है, और जो हमारे एक्चुअल कोड है ना उसके अंदर हमने एक डिव लगा के उस डाटा को मैप किया हुआ है, जो कि एक्चुअली में रिएक्ट जेएस का गोल होता है कि आप डाटा को मैनेज किस तरह से करते हो। और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास फुटर पे इसके सोशल मीडिया आइकन्स का लिंक आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फॉन्ट ऑसम लगाते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। इसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या इसका जो CDN लिंक है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम प्योर NPM पैकेजेस जो है ना वो इस्तेमाल करके ये सारे जो सोशल मीडिया आइकन्स है वो लगाएंगे। फिर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये इसका मोबाइल वर्जन है। ये सबसे पहले इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार आ गई। इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो बहुत ही प्यारा होवर इफेक्ट आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एनिमेशन अप्लाई होके एक नेविगेशन बार ओपन हो रही है। इसके अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप CSS के अंदर एनिमेशन लगाते हो। और नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास बहुत ही अच्छे वे में कंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव है। और नीचे स्क्रॉल करें तो आपका ऑलमोस्ट सारा कंटेंट रिस्पॉन्सिव है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप CSS के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो। फिर इसके अंदर आपको फ्लैक्स बॉक्स सीखने को मिलेगा, इसकी मदद से आप कोई भी लेआउट को रिस्पॉन्सिव कर सकते या आप कोई भी कम्प्लेक्स लेआउट्स को बना सकते हो। फिर इसके बाद आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप प्योर रिएक्ट जेएस के अंदर ये टॉगल नेविगेशन बार लगा सकते हो, किस तरह से आप क्लासेस के ऊपर कंडीशन लगा के उनको स्विच करवा सकते हो। और इसके अंदर आपको ये JSON फॉर्मेट सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम अलग से JSON फॉर्मेट के अंदर अपना डाटा को स्टोर करवा के, इमेजेस को स्टोर करवा के जो हमारा एक्चुअल में कंपोनेंट है ना उसके अंदर हम उसको मैप कर सकते हैं। और एक एक चीज़ मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल्स है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल हो तब भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअल में वेबसाइट बनाने को मिल रही है। क्योंकि रिएक्ट जेएस डेवलपर या वेब डेवलपर का काम ही ये होता है कि उसने वेबसाइट के टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। तो ये एक्चुअल में आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट है, इसको आप क्रिएट करो और अपनी स्किल्स को इन्हांस करो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और कम्प्लेक्स टेम्पलेट के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट्स करें, तो वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आपने एक कमांड लिखनी है npm create, और आगे आपने लिखना है write@latest। ये हमारे पास एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम रिएक्ट जेएस को, जावास्क्रिप्ट को, Vue को या किसी भी जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने कमांड लिखनी है npm create with@latest, और आपने इंटर करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट नेम, कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। तो हमने चूँकि ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई ब्लॉग, और फिर आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी लाइब्रेरी इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। हमने इंस्टॉल करना है रिएक्ट जेएस को, तो आपने यहाँ पे रिएक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इंटर पे क्लिक। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC, तो हमें चाहिए जस्ट जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आपने जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है और फिर आपने इंटर कर देना है। और आपकी जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो सारी इसके अंदर ये इंस्टॉल होगी। माई ब्लॉग का एक फ़ोल्डर बन गया, उस फोल्डर के अंदर आपकी सारी नेसेसरी फाइल्स आ गई। अब आपने ये 3 कमांड्स बारी बारी लिखनी है। पहले आप कमांड लिखोगे cd माई ब्लॉग, cd और माई ब्लॉग, यहाँ पे स्पेस नहीं डालोगे, cd माई ब्लॉग, और फिर आपने करना है इंटर। इंटर करने के बाद दूसरी आप कमांड लिखोगे npm इंस्टॉल किया, और फिर आपने कर देना इंटर। आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके जितने भी npm के पैकेजेस होंगे इसके रिलेटेड वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। npm इसके अंदर इंस्टॉल हो गया, नोड मॉड्यूल्स, और नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो गए। फिर आपने माई ब्लॉग के अंदर तीसरी कमांड लिखनी है npm run div। आप यहाँ पे लिखेंगे npm और run div, और फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करोगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास एक पोर्टल आर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास पोर्टल आर्ट होगी 5173।
तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना ब्राउज़र के अंदर। कंट्रोल और क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर होवर करोगे और आपके पास ऑप्शन आ रहा है फॉलो लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसके अंदर जितने भी आपका पहले से कोड मौजूद है वो सारा डिलीट कर दोगे। हम ये जो टर्मिनल है इसको नीचे कर देते हैं। एसआरसी के अंदर app.js के अंदर ये जितना भी पहले से कोड मौजूद है ये यहाँ से डिलीट कर देंगे। जस्ट हम ये रिटर्न रहने देंगे, बाकी सारा कोड डिलीट कर देंगे। यहाँ से सारा कोड डिलीट कर दिया। ऊपर हमारे पास आ रहा है ये अकाउंट, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। फिर हमारे पास आ रहा है ऐप CSS और ये सारे, जैसे ये ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट है तो इसी को रहने देंगे। बेशक इसको भी आप कर दो क्योंकि अभी हम इसके अंदर जो स्टेट है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे main.js के अंदर index.css को भी डिलीट कर दो क्योंकि इससे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको सेव करोगे, अब आप चेक करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब इसके अंदर आपके पास app.css की फ़ाइल आ रही है, इसको आप लगा रहने दो तब भी ठीक है, डिलीट कर दो तब भी कोई मसला नहीं। अगर आप इसको लगा रहने दोगे फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर हमारे पास आ रहा है एसेट्स के अंदर आपके पास आ रहा है रिएक्ट का लोगो react.svg, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पे जो एसेट्स वाला फोल्डर है इसको भी डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर दिया। फिर SRC फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट के नाम से, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर आप पहला फोल्डर क्रिएट करोगे हेडर कंपोनेंट के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेडर और COMP हेडर कंपोनेंट, या जस्ट आप हेडर लिख दो तब भी कोई मसला नहीं। मैं इसके अंदर जस्ट हेडर लिख दूंगा। फिर आपने इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसको आप नाम दोगे हेडर कंपोनेंट। इसको आपने कंपोनेंट इस तरह से रखना है, हेडर कंपोनेंट, और सम टाइम इस तरह से भी हम कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, हेडर कंपोनेंट header.component.jsx, इस तरह से भी आप करते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी फाइल्स को रीनेम करना चाहते हो। फिर इसको हमने स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल भी क्रिएट करेंगे। तो फाइल इसके हम क्रिएट करेंगे style.css। आप इसको ये भी नाम रख सकते हो कि header.style.css, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप किस तरह से फाइल्स के नाम रखते हो। फिर ये हमारे पास header.component है। header.component के अंदर हम पहला कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, और आपने जब भी कंपोनेंट क्रिएट करना होता है फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल देना होता है। अगर आप फर्स्ट स्मॉल दोगे तो आप जब इसको इंपोर्ट करोगे ये वर्क नहीं करेगा। आपने आप लिखना है हेडर का H कैपिटल, फिर कंपोनेंट इज इक्वल टू, फिर आपने यहाँ पे डाल देनी है करली ब्रैकेट्स नहीं, पैरेंथेसिस, और इससे बाहर आके फिर इक्वल का साइन, फिर आपने ये एंगल लगा देना और फिर आपने ये करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये आपका एरो फंक्शन डिफाइन हो गया। फिर आपको इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और इससे कंपोनेंट का आप नाम लिख दोगे हेडर कंपोनेंट, और इसके अंदर आपने रिटर्न कीवर्ड लगाना है, रिटर्न, और यहाँ पे अब इसके अंदर आप इस तरह से लगा दोगे ये, इसको आप कंपोनेंट्स, या इससे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, ये आप जो लगा रहे हो ना, ये ब्रैकेट्स हमने क्लोज किए, मतलब खाली टैग हमने क्लोज कर दिए, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। इसके अंदर हम जस्ट लिखेंगे हेडर यहाँ पे। अब इस हेडर कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करना है, इसको हमने इंपोर्ट करना है app.js के अंदर, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे हेडर, यहाँ पे जस्ट आप लिख दोगे ना हेडर। अगर आपने इसको डिफ़ाइन किया होगा, मतलब आपने पहले से लगाया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका URL बन जाएगा। और अगर आपके पास ये कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा, आपने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने जब ये हमारे पास जो कंपोनेंट है header.component, इसको आपने डिफ़ाइन करके लगाया होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर कंपोनेंट, तो जब आप इसके अंदर किसी भी फाइल पर जस्ट हेडर लिखोगे तो आपके पास सजेशंस आ जाएंगी जिस तरह से हमारे पास आई थी। अब हेडर कंपोनेंट को आपने यहाँ पे लगा देना है, हेडर कंपोनेंट को लगाया यहाँ पे। अब ये हेडर कंपोनेंट के अंदर हमने अपने हेडर का कोड लिखना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये हेडर प्रिंट हो रहा है, और हमारे पास ये डिज़ाइन मौजूद है जिसको हमने देख के अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से नज़र आए कि हमने कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करना है। ये हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसको हमने ज़हन में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमारे पास टॉप पे आ रहा है मेन्यूज़, तो सबसे पहले हम मेन्यूज़ लेंगे। तो मेन्यूज़ के लिए हम लेंगे सबसे पहले हेडर का टैग, क्योंकि ये सारा कंटेंट हमारा हेडर का है, हेडर के लिए। फिर उसके बाद आपने लेना है नेव का टैग, नेव के अंदर हम लेंगे UL का टैग, UL के अंदर LI का टैग, और LI के अंदर A का टैग। और इसके अंदर हम लिखेंगे पहला मेन्यू होम, दूसरा हम इसके अंदर लगा देंगे ब्लॉग, और तीसरा आप इसके अंदर लगा दो वर्क लगा दिया। अब इसको सेव करो, और ये आपके मेन्यूज़ जो हैं वो लग गए। अब जहाँ पे आपका ये नैव कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ पे आपका नैव कंप्लीट हुआ। नैव के नीचे एक और आप डिव लो, उसको आप यहाँ पे क्लास लगा दो कंटेनर,
और कंटेनर के अंदर हम एक और डिव लेंगे और इसको हम क्लास लगा देंगे हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। और हीरो अंडरस्कोर सेक्शन के अंदर एक डिव लेंगे जिसको हम नाम देंगे कंटेंट। और कंटेंट के अंदर हम दो डिव लेंगे, एक हम लेंगे इमेज के लिए और दूसरी हम लेंगे टेक्स्ट के लिए। तो एक मैं लूँगा टेक्स्ट के लिए, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इमेज। तो जो हमने इमेज लगानी है वो इस डिव के अंदर लगाएंगे और बाकी जितना भी टेक्स्ट है वो हम टेक्स्ट वाले डिव के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले H1 का टैग लगाएंगे। H1 के अंदर हमारे पास ये जो टेक्स्ट मौजूद है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और इसको हम यहाँ से कट करके एक ही लाइन के अंदर लगा देंगे। इसके अंदर हम एक लगा दो BR का टैग, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे BR का टैग लगा देंगे। अब इसके नीचे हमें एक P का टैग चाहिए जिसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे P का टैग के अंदर हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये हमारे पास पैराग्राफ मौजूद है, इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये भी हमारे पास लाइन इसके अंदर ब्रेक हो रही है तो हम यहाँ पे देख लेंगे कहाँ तक हमने लाइन को ब्रेक करना है। एक हम यहाँ पे करेंगे लाइन को ब्रेक और दूसरा हम यहाँ पे किसी के ऊपर कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं। ठीक हो गया, बल्कि हम इसको यहाँ से कर देते हैं। अब सबसे पहले आप BR का टैग इसके आगे लगाओगे, यहाँ से आपका जो मतलब टेक्स्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाए, एक नेक्स्ट लाइन में चला जाए। BR का टैग लिया, दूसरा आपने ले लेना है यहाँ पे, ताकि आपका टेक्स्ट अलग अलग लाइन के अंदर एक पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए। क्योंकि विड्थ ज़्यादा है तो इस तरह से पैराग्राफ फिर नहीं बनेगा। तो ये हमारा पैराग्राफ की सूरत में आ गया। फिर आपने इसके अंदर लगानी है इमेज। इसके अंदर आप इमेज लगाओगे तो इसके लिए हम यहाँ पे इमेज का टैग लेंगे और यहाँ पे इमेज का टैग, इमेज और SRC, यहाँ पे SRC। अब SRC के अंदर आप अपनी इमेज का सोर्स दोगे। अब हमारे पास इमेज मौजूद है लेकिन वो और प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। पहले मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ये हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट था इसके अंदर हमारे पास ये इमेज मौजूद होनी है, SRC कंपोनेंट और ये हेडर। बल्कि आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया ना, तो इस इमेज के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। या आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो उसी को यहाँ से मैं कॉपी करके ड्रैग कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया कंपोनेंट के अंदर। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब इस इमेज को हमने किस तरह से लगाना है, हमने सबसे पहले इसको हेडर कंपोनेंट में टॉप के ऊपर इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। जब भी आप इमेज को इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे अपने इंपोर्ट लिखना होता है। फिर आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। आपके पास बेशक इमेज का नाम कुछ और है लेकिन आप यहाँ पे कोई और नाम रख सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो। सिंगल इमेज है तो आप यहाँ पे पिक और यहाँ पे लिखो पिक, उसके बाद फ्राम और यहाँ पे आपने इमेज का दे देना URL। तो मैं यहाँ पे इसको /, क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है तो मैं इसको लिखूँगा /, इसका मतलब होता है सेम फोल्डर, pic.png। अब जहाँ पे हमने पिक अब लगानी है यहाँ पे हम पिक का URL इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक URL, इसको कॉपी करो और ये हमारे पास SRC है। यहाँ पे आप लगाओ करली ब्रैकेट्स, इनको हटा दो, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसका यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट किया, अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास इमेज लग गई। तो अब इस तरह से आपने इमेज लगा लेनी है। अब आपके पास इमेज भी लग गई, टेक्स्ट भी लग गया और आपके जो मेन्यूज़ थे वो भी लग गए। अब हमने इसको स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए आप आ जाओगे CSS के अंदर। तो CSS की ये हमारे पास फाइल मौजूद है, इसको हमने पहले लिंक करना है हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो हमने जाके यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट और .style.css। क्योंकि जब भी हमने सेम डायरेक्टरी के अंदर किसी फाइल को लिंक करना है तो उसके लिए हम डॉट और स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, फिर उस फाइल का नाम हम दे देंगे तो ये हमारे पास लिंक हो जाएगी। अब ये style.css जो है इसके अंदर हम लिखेंगे पहले बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड। इसको चेक कर लेंगे कि हमारे पास सेव वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। रेडी किया, सेव करेंगे तो इसका कलर रेड हो गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक कोड आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट लगाना है। तो फ़ॉन्ट इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं हिब्बो। तो यहाँ पे लिखूँगा गूगल और फ़ॉन्ट। अगर आप इसको चेक करोगे यहाँ पे इस फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ़ॉन्ट कौन सा आपका, हिब्बो, ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली हिब्बो। तो हम यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट और इसके ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर ये मेरे पास RRDB में भी सिलेक्ट हो, क्योंकि RRDB मैंने हिब्बो को इंपोर्ट किया था तो मेरे पास यहाँ पे RRDB सिलेक्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ दोबारा करके बताऊँगा। यहाँ पे हम एक एक चीज़ जो है ना वो दोबारा से करेंगे। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ये हमारे पास लिंक आ रहे हैं। तो ये हिब्बो हमारे पास RRD है तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे लिखना है हिब्बो, सर्च बॉक्स पे आपने लिखना है हिब्बो और हिब्बो के स्पेलिंग है HEEB।
और ये आपके पास टॉप पे आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो। अब इसके अंदर मल्टीपल आप कुछ जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लो। जिस तरह से ये मेरे पास लाइट आ रहा है, लाइट को भी सिलेक्ट कर लो, फिर रेगुलर कर लो, और मीडियम के अंदर आप 500 को, और बोल्ड या सेमी बोल्ड में से कोई सिलेक्ट कर लो। ये आपकी फैमिलीज़ इसके अंदर इंपोर्ट होगी। फिर आपने इंपोर्ट वाले इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास एक लिंक बन रहा है कि आपने इस लिंक को पेस्ट करना है स्टाइल और सीएसएस के अंदर। तो आप कॉपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, ये कॉपी हो गया और यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक हो गया। और ये स्टाइल वाले टैग आप इसके टॉप और बॉटम से हटा दो। अब ये आपने लगाना किस तरह से, ये आपको नीचे सजेशन दे रहे हैं कि आप इस तरह से बॉडी के ऊपर, ये किसी भी टैग के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है, तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसको बॉडी के ऊपर लगाऊंगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉडी और इसको पेस्ट कर देंगे। ये बॉडी के ऊपर लग गया। अब हम यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, जो हमारी प्री कोडिंग होती है RCSS फाइल के अंदर। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और साथ में आप लगा दोगे टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन, और साथ में आप लगा दोगे लिस्ट स्टाइल नन। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये HTML का टैग, जिसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करूँगा 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल हमने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने अपनी जो CSS की फ़ाइल है या हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करना है एज REM। जब भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ आपने लगाना होता है REM, तब आप का जो फ़ॉन्ट साइज़ बॉडी के फ़ॉन्ट साइज़ से मैच करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लगा दिया फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। अब इसका मतलब है 1 REM। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये 60। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 60। जब हमने इसको लगा दिया 10 पिक्सल, तो ये हमारे पास बन गया 1 REM। अब जब भी मुझे लगाना होगा 15 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.5। तो अगर आपको मैथ आती है तो मैथ के अंदर आपने देखा होगा कि हम पॉइंट के बाद जो डिजिट्स लगाते हैं वो हम इस तरह से लगाते हैं। और ये पॉइंट हमें शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है 10 को, और 0.5 शो कर रहा है इसके बाद आने वाले 5 को। तो हमारा क्या होगा, ये 15 पिक्सल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आपने इसको फ़ॉन्ट साइज सेट कर देना 10 पिक्सल। अब इसके नीचे आप हेडर टैग को सिलेक्ट करो। हेडर को सिलेक्ट किया, हेडर को हम देंगे हाइट इसको देंगे हम 100 VH, बल्कि 100 नहीं देंगे, इसको हम दे देंगे 90 VH, और साथ में इसको लगा देंगे विड्थ, यहाँ पे 90 VH विड्थ हम इसको लगा देंगे 100%। फिर इसके बाद हमने लेना है एक रूट एलिमेंट, यहाँ पे लगानी है वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमने अपने कलर्स को स्टोर करना है। तो यहाँ पे रूट लिया, तो यहाँ पे पहला हम देंगे इसको प्राइमरी -CLR, इसका मतलब है कलर, प्राइमरी कलर, इसको हम देंगे FF6 और 464। ये हमारे पास प्राइमरी कलर है इसका। और फिर हमने इसको देना है सेकेंडरी कलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी -कलर, और सेकेंडरी कलर को हम इसको देंगे 21 और 243D, ये हम इसको दे देंगे। ये हमारे पास एक ब्लैकिश टाइप कलर है, और ये कलर हमने कहाँ से लिए हैं, ये सारे हमने कलर लिए हैं इस पोर्टफोलियो टेम्पलेट से। अगर आप इसके फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करो तो ये आपके पास कलर कोड आ रहा है इसका, ये डार्क वाला। और अगर आप इसके करोगे, ये जो आपके पास रेडिश वाला पार्ट है, इसके ऊपर क्लिक, तो आपके पास ये वाला कोड आ रहा है कि आपने इसके अंदर कौन सा कलर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे देखो, तो ये आपका प्राइमरी कलर आ रहा है, तो मैंने इसको लगा दिया ये 3D वाले को, ठीक हो गया। अब ये रूट के अंदर आपकी वेरिएबल्स लग गई। अब आपने हेडर के अंदर जो नैव का टैग उसको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर के अंदर नैव का टैग को हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 1.5 REM, और साथ में लगा देंगे 14 REM लेफ़्ट राइट से। इससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। फिर इसके बाद मतलब साइड से स्पेस बन जाएगी, मेन्यूज़ हमारे सेंटर में थोड़े से शो होंगे। फिर हेडर के अंदर नैव के अंदर जो हमारे पास UL का टैग है उसको सिलेक्ट किया। UL को हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि हमारे जो मेन्यूज़ एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो जाए। फिर हम लगा देंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट इसको हम लगा देंगे राइट, तो हमारे मेन्यूज़ जो है वो राइट पे चले जाएंगे, या ऊपर राइट पे शो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे डेमो के अंदर भी मेन्यूज़ हमारे राइट पे हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे राइट पे कर दिया। फिर इसके अंदर हम लगा देंगे गैप इसको हम लगा देंगे 2 REM, जिसका मतलब है 20 पिक्सल। फिर इस जो हमारे पास UL है, UL के अंदर हमारे पास LI, और LI के अंदर एक टैग, उसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगा देंगे 1.6 REM, ताकि हमारा जो फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा शो हो। फिर इसको हम लगा देंगे कलर इसको हम लगा देंगे वेरिएबल, और ये हम लगा देंगे इसको सेकेंडरी कलर। फिर हम इसको लगा देंगे ट्रांजिशन, ताकि इसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट भी अप्लाई करना, तो वो हमारे पास थोड़ा सा अच्छा शो हो। अब इसको हमने कॉपी किया, और इसके ऊपर हमने होवर कलर इफेक्ट अप्लाई कर देना, होवर
और होवर के ऊपर हम करेंगे इसको सबसे पहले फ़ॉन्ट कलर अप्लाई। फ़ॉन्ट कलर इसका हम करेंगे ये प्राइमरी वाला कर दिया। अब इसको चेक करेंगे, ये हमारे पास मेन्यूज़ होवर करते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू का कलर चेंज हो रहा है और हमारे पास बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है। तो अब ये मेन्यूज़ आपके ऑलमोस्ट स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर वाली जो डिव है उसको लिखूँगा कंटेनर, और यहाँ पे हमने कंटेनर वाली डिव को सिलेक्ट किया डॉट कंटेनर। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास हीरो सेक्शन है। यहाँ पे कंटेनर के अंदर हम देंगे विड्थ, इसको देंगे 80% और साथ में इसको लगा देंगे हम मार्जिन 0 और ऑटो। अब इसके नीचे हमारे पास आ रहा है ये हीरो सेक्शन, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर ये हमारे पास हीरो सेक्शन है, इसको हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे लगा देंगे हीरो सेक्शन के अंदर डॉट कंटेंट वाली जो डिव है उसको सिलेक्ट किया, इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट इसका हम लगा देंगे स्पेस अराउंड, और फिर हम इसको लगा देंगे लाइन आइटम इसके काम कर देंगे सेंटर, और फिर इसके ऊपर हम पैडिंग अप्लाई कर देंगे। पैडिंग इसको हम करेंगे 7 REM, इसका मतलब है 70 पिक्सल। सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास कंटेंट ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। फिर हमारे पास ये H1 का टैग है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इस डिव को हमने यहाँ से कॉपी किया। अब इसके नीचे अब इस कंटेंट के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट वाली डिव है, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास H1 का टैग है, इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 4x4 REM, और फिर हमारे पास इसके अंदर आ रहा है पैराग्राफ का टैग, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट टेक्स्ट और फिर P का टैग। अब P के टैग के अंदर हम लगा देंगे मार्जिन 1 REM टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0, और फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे 1.6 REM। सेव किया और बूम, ये हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हमारे पास एक बटन का टैग है, यहाँ पे इसके अंदर हमने बटन का टैग भी लेना है पैराग्राफ के नीचे, तो यहाँ पे हम एक लेंगे बटन का टैग, तो उसको मैं चाहे एक के टैग के अंदर रखना चाहो एक के अंदर भी रख सकता हूँ, और अगर मैं इसके लिए बटन का टैग लूँ तो बटन के टैग के अंदर भी रख सकता हूँ। तो मैं इसके लिए एक टैग इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल किया और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास को हम लगा देंगे रेज़्यूमे BTN, और इसके अंदर हम HREF के अंदर कुछ भी नहीं देंगे। इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे, यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही वाला देंगे। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर लिखा हुआ है डाउनलोड रेज़्यूमे, इस क्लास को हम कॉपी करेंगे, स्टाइल और CSS के अंदर आए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हीरो सेक्शन डॉट कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये वाला बटन को सिलेक्ट किया। इसके ऊपर हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 1.5 REM और 2.5 REM लेफ्ट राइट से। इसके ऊपर हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लगाया वेरिएबल और प्राइमरी कलर। फिर इसका फ़ॉन्ट कलर इसका हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से वाइट, यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट किया। फिर हम इसको कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम करेंगे यहाँ पे 1.6 REM, और डिस्प्ले हम कर देंगे इसका ब्लॉक। फिर इसको हम लगा देंगे विड्थ 200 पिक्सल, मार्जिन टॉप इसको हम कर देंगे यहाँ पे 4 पिक्सल किया, और टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर। बॉर्डर इसको हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और वही कलर लगाएंगे जो हमने इसके बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया। और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे 0.4 सेकेंड और इज एन आउट। सेव किया और अब इसको हम कॉपी करते हैं। अब इसके ऊपर हमने लगाना होवर इफेक्ट, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, और जब इसके ऊपर कोई होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, और साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर हमारे पास चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट कलर हमारे पास अब स्कैंडरी वाला आ जाए। सेव किया और इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, बूम, ये बटन हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो बड़ा इसके ऊपर प्यारा सा होवर इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो इसका मार्जिन टॉप है हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ये हमारे पास हम कर देते हैं 40 पिक्सल, या इसको हम कर देते हैं 4 REM, वो भी हमारे पास सेम ही बन जाएगा। सेव किया और अब चेक करेंगे तो ये हमारे पास बटन आ गया। अब इसके लेफ्ट राइट से हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको हम लगा देंगे टॉप से और बॉटम से, तो ये बटन हमारे पास बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ स्टाइल हो गया। हमारा हेडर भी स्टाइल हो गया और मेन्यूज़ भी स्टाइल हो गया, और इसके अंदर जो हमारे पास मेन हीरो वाला सेक्शन है वो भी स्टाइल हो गया। अब इसको हमने करना रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसको मैं एक अलग टैब के अंदर ओपन करूँगा, और ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिवनेस स्टाइल आ जाएगा। ये इसका रिस्पॉन्सिव स्टाइल आ रहा है कि जब आपकी जो ऐप रिस्पॉन्सिव होगी तो इस तरह से शो होगी। अब हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी को लगा के इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे
और इसके अंदर हम लगाएंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी आपने लगानी है @ और मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर आप दोगे इसको मैक्सिमम स्क्रीन साइज़। जब आपने मोबाइल फ़ोन के लिए अप्लाई स्टाइलिंग करनी है ना, तो ये आपकी जो है ना डायमेंशन, ये आपकी बेस्ट रहती है। मैक्सिमम विड्थ आप इसको देते हो 768 पिक्सल, ये आपकी बेस्ट रहती है। आलमोस्ट इसके अंदर आपके सारे जो रेगुलर मोबाइल है वो आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है @ स्क्रीन और एंड, ये आपने लिखना है @ स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ आपकी 768। इसके बाद आपके टैबलेट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके जितने भी मतलब छोटे से छोटा मोबाइल होगा और 768 विड्थ तक जाएगा तो आपकी ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडर को हमने सेलेक्ट किया, और हेडर के अंदर हम करेंगे नैव को सिलेक्ट। नैव के अंदर हमारे पास जो यूआरएल का टैग उसको सिलेक्ट किया, इसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले, हमने बल्कि इसको ऑलरेडी फ्लैक्स लगाया हुआ है, तो हम इसको करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन वो हम कर देंगे इसको कॉलम, और टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे सेंटर। सेव किया और यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से मेन्यूज़ आ गया, मेन्यूज़ हमारा स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास हीरो सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है हीरो कंटेंट, ये हमारे पास आ रहा है हीरो कंटेंट, इसको कॉपी किया। इसको अभी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया हुआ है, यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको हीरो सेक्शन / कंटेंट को नाम यहाँ पे लगा देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। इसको हम कर देंगे कॉलम, तो ये कंटेंट भी हमारे पास कॉलम की सूरत में आ जाएगा। अब जब कॉलम की सूरत में आएगा फिर उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट और जो हमारे पास इमेज है उसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर आप देखो ना, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका डेमो ये वाला, तो इमेज हमारे पास टॉप पे आ गई है और टेक्स्ट हमारा नीचे आ रहा है। अब इसको हमने किस तरह से अचीव करना है, तो हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर, तो इसको हम ऑर्डर कर देंगे 2 कि जो हमारे पास टेक्स्ट वाली डिव है वो हमारे पास 2nd नंबर पे चली जाए। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2nd नंबर पे चली गई और इमेज आपके पास टॉप पे आ गई। अगर आप इसको इमेज को मतलब कर दो ऑर्डर 1 कर दो तो ठीक है, ना भी करो कोई मसला नहीं। आपने एक को सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं ये हेडर का टैग वगैरह, उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे H1 को सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे, इसका काम थोड़ा सा, इसको करेंगे 3.2 REM, ये हमारे पास बन जाएगा 32 पिक्सल। और इसके अंदर हमारे पास अब पैराग्राफ का टैग आ रहा है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर P का टैग, और P के टैग के अंदर हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 1.4 REM, और साथ हम इसको कर देंगे मार्जिन इसको हम करेंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 0। सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से स्टाइल हो गया। अब इसका भी आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो ताकि आपका सारा कंटेंट सेंटर में आए। तो हम यहाँ पे कंटेंट को डायरेक्टली लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और बूम ये आ गया। अब इसकी पैडिंग आप थोड़ी सी कम कर दो क्योंकि हमने इसको पैडिंग बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। तो मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग हमने लगाई हुई थी 70 पिक्सल, तो मैं इसकी पैडिंग कर दूँगा 20 पिक्सल। सेव करेंगे यहाँ पे, तो अब इसकी पैडिंग हमारे पास कम हो जाएगी। जब उसका हम डिस्प्ले करेंगे ना ये मेन्यूज़ का, तो ये हमारे पास अब सही से स्टाइल होगा। अब ये हमारे पास बटन आ रहा है, तो बटन को भी हमने स्टाइल कर लेना है, इसको भी हमने सेंटर में करना है। तो इसको हमने डिस्प्ले ऑलरेडी ब्लॉक लगाया हुआ है, तो जब भी आपके पास कोई ब्लॉक हो या आपके पास डिव हो तो आपने सिंपली इसको लगा देना होता है मार्जिन 0 और ऑटो। या मार्जिन 0 और ऑटो लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास डिव सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। अब आपका कंटेंट ऑलमोस्ट बड़े अच्छे अंदाज के साथ शो हो रहा है, जिस तरह से आप डेमो के अंदर देखो और इसके अंदर देख लो तो ऑलमोस्ट सेम तरह से आपके पास शो हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टॉगल मेन्यू है कि जब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास एक टॉगल मेन्यू भी लगा हुआ। अब टॉगल मेन्यू को लगाने के लिए सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट ऑसम को स्टाइल इसके अंदर लिंक करना है। तो फ़ॉन्ट ऑसम को लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे फ़ॉन्ट ऑसम, यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट, जिसके अंदर आप जो रिएक्ट के लिए इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे आप आ जाओ, यहाँ पे आप इसको लिखो नीचे, और यहाँ पे हमारे पास होगा कि आपने इसको रिएक्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है। बल्कि यहाँ पे आप करोगे स्टार्ट के ऊपर क्लिक और नीचे ये आपके पास आ रहा है रिएक्ट, आपने रिएक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये चंद कमांड्स देगा कि आप इन कमांड्स को इस्तेमाल करके जो रिएक्ट के अंदर आप फ़ॉन्ट ऑसम को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने इसके नीचे, ये हमारे पास फर्स्ट कमांड आ रही है इसकी, तो आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल के अंदर आओ, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं।
अब न्यू टर्मिनल के अंदर आपने सबसे पहले अपने फोल्डर को नेविगेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे cd माई ब्लॉग, हम अपने फोल्डर के अंदर आ गए और इस कमांड को हमने पेस्ट कर देना है और फिर कर देना इंटर। तो आपके npm i के अंदर फॉन्टोसम इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपने आ जाना, ये आपके पास सेकंड आ रहा है कि जितने भी आपके फ्री आइकन्स हैं आपने उनको इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड्स सारी लिखनी है। तो इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसके ऊपर कॉपी करो, इसको आप वन बाई वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आओ, जब आपके पास एक कमांड ख़त्म होगी फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो सारी कमांड्स को और आप छोड़ दो इसके हाल के ऊपर। थोड़ी सी देर के अंदर आपकी ये सारी कमांड्स खुद ही अप्लाई हो जाएंगी। फिर इसके नीचे आओ, ये आपके पास एक कमांड आ रही है, ये आपके पास npm i सेव और fontosum @react_fontosum@latest। तो आप इसको भी लगा सकते हो, बल्कि आपने इसको रन करना ही है। तो आप इसको कॉपी करो, जब आपके पास ये कमांड्स कंप्लीट हो जाएं। ये आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा तरीका, मतलब जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया React.js के अंदर या Fontosum नहीं लगाए, तो उनके लिए टू दी पॉइंट चीज़ें हैं। अब देखो, एक इसकी कमांड रन हो, दूसरी इसने ऑटोमेटिकली रन कर देनी है। जब तक ये कमांड्स रन होती है ना, हम आते हैं हेडर कंपोनेंट के अंदर और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर मैं आपको बताऊँ तो हमने एक बटन भी लेना है जिसके अंदर हमने ये लगाना है अपना आइकन, जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है और मेन्यूज़ को ओपन और क्लोज़ करना है। तो आपके पास ये नैव टैग आ रहा है, नैव के ऊपर आप एक डिव ले लो, इसको आप क्लास लगा दो टोगल btn किया और यहाँ पे अब ये जो आपके पास नैव टैग है ना, इसको आप इसके ऊपर कर दो, इसका डिस्प्ले कर दो नन हेडर ये आपके पास हेडर का टैग, हेडर और हेडर के अंदर नैव का टैग, इसको आप कर दो यहाँ पे डिस्प्ले नन, कि जब आपके पास मोबाइल व्यू के ऊपर आए तो आपका डिस्प्ले नन हो जाए। तो ये आपके मेन्यूज़ ऊपर गायब हो गए। फिर आप आ जाओ अपने कोड के अंदर। अब अपना CMD भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कमांड्स ऑलमोस्ट सारी रन होगी। अब जो लास्ट कमांड आपने कॉपी की थी, आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दो। तो आप इसको इसी के हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको आप यहाँ पे नीचे कर दो, ठीक हो गया। और आ जाओ हेडर कंपोनेंट के अंदर। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर आपने सबसे पहले जो Fontosum है उनको यहाँ पे लिंक करना है। इसके अंदर हमें Fontosum चाहिए टोगल वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे Fontosum, यहाँ पे हम लिखेंगे Fontosum। क्योंकि इससे बाहर आ जाओ, आप पहले कर लो फ्राम और यहाँ पे आप सेलेक्ट करो Fontosum @Fontosum और ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा Fontosum React Fontosum, ये वाला आपने इसको लिंक कर लेना है पहले। अब इसके अंदर हमारे पास पहला कंपोनेंट होता है Fontosum आइकन, तो यहाँ पे आप लिखोगे Fontosum आइकन, ये आपके पास नीचे आ गया। अब इसके नीचे हमें एक मतलब और इंपोर्ट करना है जिसके अंदर हमने अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उनकी क्लासेस वगैरह कॉपी करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम करो, फ्रॉम के बाद आप यहाँ पे लगाओ @ और यहाँ पे आप लगाओ Fontosum और ये आपके पास SVG और ये रेगुलर SVG और एक हमारे पास होगा सॉलिड वाला। तो आपने सॉलिड वाले को सिलेक्ट कर लेना है। अब सॉलिड क्या है, ये SVG क्या है, अगर आप यहाँ पे आओ तो जब आप आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आइकन्स के ऊपर कुछ आपके पास होंगे SVG के अंदर, कुछ आपके पास होंगे सॉलिड और कुछ आपके पास होंगे ब्रांड। तो आपने उस हिसाब से, जिस तरह से आपने यहाँ पे तीन आप कमांड्स इकट्ठी कॉपी की थी ना, उसके अंदर सारे आ गए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो तो आपके पास सारे आइकन्स आ रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट करें, एंटर करेंगे तो हमारे पास नीचे फेसबुक वाले आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ पे फीचर्स, ये आगे फेसबुक वाले, फेसबुक के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपको ऊपर आ रहा है ब्रांड और शार्प, इस तरह से क्लासिक और बाकी जितनी भी इसकी हैं, और ये आपके पास बाकी सारे आ रहे हैं सॉलिड, रेगुलर और थीन। तो इस तरह से हमारे पास SVG हैं, सॉलिड है और ब्रांड है। तो हमने यहाँ पे लगाना है फ्री सॉलिड SVG। तो इसके अंदर हमारे पास आता है ये बार का आइकन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जिस तरह जब हमने फ़ॉन्ट को लगाना, तो फ़ॉन्ट को लगाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं Fontosum। इसको लगाया और इसको आपने यहाँ पे कर देना क्लोज। अब इसके अंदर आप इसको लगाते हो आइकन के, आपने इसके अंदर कौन सा आइकन लगाना है। अब इसके अंदर आप अपने आइकन को इंपोर्ट करते हो, तो हमारे पास आइकन है FA और बार्स, ये हमारे पास आइकन है। तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया, इसको कॉपी करोगे और आप इसके अंदर पेस्ट कर दोगे। पेस्ट किया तो अब इसको आप चेक करोगे अपने पेज के ऊपर, तो ये आपके पास कॉर्नर पे आ गया फ़ॉन्ट, ये बार आ गया, ठीक हो गया। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली इसकी हम क्लास को कॉपी कर लेंगे जो हमने यहाँ पे लगाई थी टोगल BTN को कॉपी किया और हम आ जाएंगे अपनी style.css फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास style.css की फ़ाइल है। जहाँ पे आपके पास ये मीडिया स्क्रीन एंड हो रही है ना, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो।
इसको आप कर दो यहाँ पे हाइट इसकी 50 पिक्सल और विड्थ इसकी कर दो यहाँ पे 50 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन इसको आप कर दो सेंटर और लाइन हाइट भी कर दो सेंटर, ताकि आपके लाइन हाइट आप कर दो इसको 50 पिक्सल, ताकि ये टॉप से भी और आपका लेफ़्ट राइट से भी सेंटर के अंदर चला जाए। फिर आप इसको लगा दो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से क्या होगा कि हम इसको कहीं पे मूव करवा सकते हैं। इसको हम कर देंगे फिर राइट के ऊपर, राइट इसको हम कर देंगे 20% और साथ में इसको हम कर देंगे मार्जिन टॉप इसको आप थोड़ा सा दे लो, ताकि आपका जो ये कंपोनेंट है ये आपको थोड़ा सा नीचे शो हो, बिल्कुल टॉप के ऊपर शो ना हो। इससे थोड़ा सा हमारे पास जो व्यू है वो अच्छा आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसको आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे लगा दो, इसको हम लगा देंगे 50% और फ़ॉन्ट कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे ये सेकेंडरी वाला, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी वाला लगाया, सेव किया और आप इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास आइकन आ रहा है इस साइड के ऊपर। और साथ में आप इसको लगा दो डिस्प्ले ब्लॉक भी। जब आप डिस्प्ले ब्लॉक लगाओगे ना तब इसके ऊपर आप सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। बल्कि ऑलरेडी हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक ही है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारे पास हाइट विड्थ इसको अप्लाई करनी चाहिए, हाइट विड्थ को। इसके ऊपर हम बॉर्डर भी अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ताकि हमें पता हो कि इसके ऊपर एक्चुअल में वर्क कर भी रही कि नहीं। 1 पिक्सल और सॉलिड, सेव किया और तो ये इसके ऊपर बॉर्डर भी आ रहा है। हमने इसको देखना है मोबाइल व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसका आप राइट थोड़ा सा कम कर दो, राइट हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, तो राइट इसका हम कर देंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 20 हम कर देंगे इसको 5%। सेव किया, हम चेक करेंगे तो अब ये ठीक आ रहा है। और टॉप इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, बल्कि इसको हम ये अपने मार्जिन राइट की बजाय हमने इसको करना टॉप इसको हम देंगे 10 पिक्सल। आप चेक करेंगे तो ये आइकन आपका ऑलमोस्ट सही आ रहा है। फिर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम कर देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल के लिए आप 2 RM लगा दोगे। सेव किया, चेक किया तो ये आपके पास आ गया। अब इसके ऊपर हमने कर्सर लगा देना, इसको पॉइंटर। फिर जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो यहाँ पे हम करेंगे होवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। बैकग्राउंड के अंदर वेरिएबल और ये प्राइमरी कलर को सिलेक्ट कर लो। सेव किया और होवर किया तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये आपको शो होना चाहिए मोबाइल के ऊपर और बाकी आपको डिस्कटॉप पे शो नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको कर दोगे डिस्प्ले इसका नन, कि आपको डिस्कटॉप के ऊपर ये शो ना हो। और इसी क्लास को हम कॉपी करेंगे जहाँ पे आपके पास मोबाइल व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कर दो डिस्प्ले आप इसका कर दो ब्लॉक किया। और जब आप मोबाइल के ऊपर विजिट करेंगे तो हमें शो होगा, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये हमें शो नहीं होगा। अब इसके ऊपर हमने जब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके जो मेन्यूज़ जहाँ पे गायब हो रहे हैं ना वो आपके पास शो होने चाहिए। तो उसके लिए आपने आ जाना अगेन header.js के अंदर। तो header.js के अंदर हमने एक जिस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लगाते हैं ना, इसके अंदर भी हमने फंक्शन लगाना है। इस डिव के ऊपर आप लगाओ इवेंट ऑन क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए, क्लिक करने के बाद हमारे पास टॉगल नैव बार एक फंक्शन चल जाए। टॉगल और नैव बार गया, इस फंक्शन का आप कॉपी करो और जहाँ पे आपके पास ये रिटर्न लगा हुआ है ना, रिटर्न के ऊपर यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लो और कांस्टेंट को आप यहाँ पे इस्तेमाल करो यूज़ डेट का, करली ब्रैकेट। इसके अंदर आप लिखोगे इज़ ओपन, कि आपकी ओपन है कि नहीं। और सेकंड आप इसको कर दो सेट इज़ ओपन, कि आपकी जो मतलब डिव है वो अगर सेट हो जाती है तो इसके ऊपर ये वैल्यू अप्लाई कर दो। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ डेट का, और यूज़ डेट के अंदर आप यहाँ पे इसको पास कर दोगे फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स हो। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम फंक्शन जो नीचे यहाँ पे लगाया ना, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे कांस्टेंट। और कांस्टेंट का आप लिखोगे टॉगल नैव बार यहाँ पे, और इसको आप लगा दोगे यहाँ पे सेट इज़ ओपन जो हमने ऊपर ये कॉल किया ना, ये वाला सेट इज़ ओपन। और यहाँ पे आप लगा दोगे कि अगर ये नॉट ओपन होता है, इज़ नॉट इज़ ओपन ये लगा दिया। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो क्लास है इसकी एक्सचेंज होगी, ओपन होगा या नहीं होगा। जब ये क्लास स्विच हो ना, तो हमने ये नैव के ऊपर एक फंक्शन लगाना है कि जब ये क्लास स्विच हो रही हो तो इसका जो क्लास नेम है ना उसके ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटी लग जाए। क्या लगे कि यहाँ पे हम लगा देंगे $साइन और फिर करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप बल्कि इसको आप यहाँ पे लगाओ करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर $का साइन, और फिर आप इसको लगाओ वेरिएबल इज़ ओपन। अगर आपकी इज़ ओपन होती है यहाँ पे, देन क्या करो, देन इसके अंदर एक्टिव क्लास को
ऐड कर दो। और अगर आपके पास ये नहीं होती देन आप इसके अंदर एक एम्प्टी क्लास कर दो। ठीक हो गया। ये वाली आपने इसके ऊपर जो सिचुएशन है वो लगा देनी है। अब इसके इर्द गिर्द आपने बैकटिक्स लगा देने हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द बैकटिक्स लगा दिए ताकि आपके पास ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी और बाकी भी आपके पास सही से रन हो। ठीक हो गया यहाँ पे। और बेशक आप इसकी जो करली ब्रैकेट्स है इसको एक दफ़ा हटा के चेक करते हैं, बल्कि ये हमारे पास आ रहे हैं 2 दफ़ा बैकटिक्स, तो आपने एक दफ़ा लगाने हैं। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास एक्टिव क्लास ऐड होगी। तो ये एक्टिव क्लास को आपने डिफाइन करना है स्टाइल और सीएसएस के अंदर। तो स्टाइल और सीएसएस के अंदर आप जहाँ पे आपका टॉगल लगा हुआ है ना वहाँ पे आप लगाओ एक्टिव, और इसको आप लगा दो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया और अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर ब्लॉक वाली एक्टिव वाली क्लास ऐड होगी। जैसे एक्टिव वाली क्लास ऐड हुई तो एक्टिव को हमने लगाया हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे इसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक हुआ तो हमारे पास मेन्यूज शो हो गए। पहले हमारे पास मेन्यूज शो नहीं हो रहे थे ये वाले। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी एनिमेशन लगा देते हैं क्या कि ताकि हमारे मेन्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी देर में ओपन हों। तो इसके लिए आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हो और हमारे पास हम यहाँ पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन इसको हम लगा देंगे एनी और 0.2 सेकेंड इज एन आउट, या जस्ट इज एन लगा दो और फॉरवर्ड लगा दो। और ये एनिमेशन आप नीचे डिफाइन कर दो। यहाँ पे आप लगाओ की फ्रेम, यहाँ पे @ की फ्रेम, और की फ्रेम के अंदर आइडेंटिटी के अंदर आप एनी लगाओ। ये हमारे पास एनिमेशन का नाम है। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पे 0 से 0 किया और यहाँ पे 0% और इसको हम लगा देंगे हाइट 10 पिक्सल। फिर इसको हम कर देंगे 50% के ऊपर कि जब 50 के ऊपर जाए तब इसकी हाइट हमारे पास हो जाए 100 पिक्सल। और जब ये हमारे पास 100 पे कंप्लीट हो जाए ना यहाँ पे, देन क्या करो, देन इसकी हाइट आप थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, तब इसका हम हाइट कर देंगे 150 पिक्सल। सेव किया और बूम। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 0.2 सेकंड के अंदर मेन्यूज़ को ओपन कर रहा है। अगर इसको मज़ीद चेक करना चाहते हो तो बेशक आप इसके ऊपर पूरे 2 सेकंड लगा के इसको चेक करके देख लो। तो ये 2 सेकंड के अंदर आपके मेन्यूज़ ओपन कर रहा है। मैं इसको लगा दूँगा 0.2 ही, या 0.5 कर देते हैं, थोड़ी सी हमारी ट्रांजिशन अच्छी से नज़र आएगी। यहाँ पे 0.5 यहाँ पे और ये सेव किया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो 0.5 के अंदर 0.5 सेकंड के अंदर आपके मेन्यूज़ को ओपन कर रहा है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर एक टॉगल नेविगेशन बार भी लगा ली और इसको आपने रिस्पॉन्सिव भी कर लिया। अब हम इसका सेकंड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है लेटेस्ट पोस्ट के लिए। ये हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है लेटेस्ट पोस्ट के लिए। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम अगेन आएंगे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। ये आपके पास जो पहले इन सब को आप बेशक क्लोज कर दो, जस्ट app.jsx को रहने दो क्योंकि इसके अंदर हमने उसको भी लिंक करना है। अब ये कंपोनेंट वाला फोल्डर है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आप लिखो लेटेस्ट पोस्ट कंपोनेंट, या आप इसको यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट भी कर सकते हो। लेटेस्ट और पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करोगे। इसको आपको करो यहाँ पे नाम लेटेस्ट पोस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और इसके अंदर आप एक फ़ाइल क्रिएट करो स्टाइल के लिए भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे style.css। ठीक हो गया। ये आपकी 2 फाइल्स बन गई। अब लेटेस्ट पोस्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लो और यहाँ पे आपने कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट जब भी आपने कोई क्रिएट करना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेटेस्ट और फिर पोस्ट कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसको आप इक्वल करो और यहाँ पे इस तरह से आप एरो फंक्शन को डिफाइन करते हो और लास्ट पे आप लगा दो इसको रिटर्न के अंदर आप इसको यहाँ पे जो लेटेस्ट रिटर्न नहीं, आपने इसको करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। इसके अंदर आपने रिटर्न लगाना है यहाँ पे, और इसके अंदर आप यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगाओगे। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो और इसको आप इंपोर्ट कर दो app.jsx के अंदर। तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना लेटेस्ट, आपके पास नीचे ऑटोमेटिकली सजेशंस आ गई, तो आपने फर्स्ट को इंटर कर देना है। तो ये आपके पास कंपोनेंट लग गया। अब इसको यहाँ से कट करो। कट करने के बाद यहाँ पे आप जिस तरह से कंपोनेंट लगाते हो यहाँ पे आप कंपोनेंट को इन्वोक कर लो। ठीक हो गया। और आप अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपके पास कंपोनेंट आपका लग गया होगा। यहाँ पर रीलोड किया और रीसेट, तो मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर इंस्टेड ऑफ दिस मैं H1 का टैग लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ मैं हेलो। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं। तो ये आपके पास हेलो यहाँ पे साइड पे प्रिंट हो रहा है। तो आपका कंपोनेंट अच्छे से लग गया।
अब हमने इसके अंदर कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सेक्शन का टैग लगाओगे, तो इसके अंदर आप लिखोगे सेक्शन, और सेक्शन को आपने क्लास लगा देनी है लेटेस्ट अंडरस्कोर पोस्ट, कि इसके अंदर आपने लेटेस्ट अपनी पोस्ट रखनी है। और इसके अंदर आप लोगे कंटेनर, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो एक कंटेनर के अंदर होना है। फिर आप डिव लोगे और उसको आपने क्लास लगा देनी है लिंक, कि इसके अंदर हमने जो दो लिंक्स है ना हमारे, वो आपने रखनी है लिंक्स, क्योंकि एक हमारे पास इसके अंदर बटन होगा रिसेंट पोस्ट, और एक हमारे पास होगा व्यू ऑल। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपके पास सारा व्यू ऑल और ये आपके पास सारा रिसेंट पोस्ट। तो इन दोनों को हमने लिखने के लिए अलग से एक डिव बना लेनी है। तो पहले आप यहाँ पे डिव लोगे, इसको आपने लगा देना है टेक्स्ट रिसेंट पोस्ट, यहाँ पे जस्ट इसको आप डिव और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, और फिर इसके अंदर उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके अंदर एक टैग यहाँ पे HREF, और एक के अंदर आप लिख दो व्यू ऑल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लग गया। अब इसके नीचे एक और डिव लो, ये आपके पास एक लिंक वाली जो डिव है ना, इससे बाहर आपने एक और डिव लेनी है, इसको आपने क्लास लगा देनी है पोस्ट्स, और इसके अंदर एक और डिव लो और इसको आप क्लास लगा दो पोस्ट। अब इस पोस्ट के अंदर आपने एक H4 का टैग लेना है, H4 के अंदर आपने लिखना है अपना टेक्स्ट। तो ये इसको आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। फिर इसके नीचे आप लो एक स्पैन का टैग, और स्पैन टैग के अंदर आपने अपना जो बाकी टेक्स्ट है वो वाला लिख लेना है जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये आपके पास नीचे शो हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दो इस तरह से। फिर हो गया। इसके अंदर आप एक फिर पी का टैग लो, क्योंकि इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ भी लिखना है, तो पी का टैग, और पी के टैग के अंदर भी ये जो आपके पास जो पैराग्राफ आ रहा है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये आपके पास अब इसका पैराग्राफ भी लग गया। तो इसको आप यहाँ पे अलग अलग लाइन के अंदर कर लो ताकि आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो ये आपका एक कंपोनेंट, इसके एक जो पोस्ट है वो क्रिएट होगी। तो इसी को आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, क्योंकि हमें 2 पोस्ट चाहिए। जब आप एक्चुअल में वेबसाइट बना रहे होगे तब ये आपका सारा कोड बैकएंड से आ रहा होगा। 2 पोस्ट आपकी लग गई। अब इसको आपने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो, बल्कि आपने ऑलरेडी की हुई style.css को, इसको जस्ट हमने ऊपर लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट और फिर ./style.css। इसके अंदर हमारे पास जो हमारी CSS की फ़ाइल है वो लगी हुई है। अब CSS आपने फ़ाइल यहाँ पे लगा दी, तो इसको आप चेक करने के लिए style.css के अंदर आओ, और इसके अंदर आप बेशक पूरी बॉडी के ऊपर एक दफ़ा बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लो। ये आपको ना जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारी फ़ाइल अच्छे से लिंक है कि नहीं, तो ये उनके लिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अपनी साथ साथ फाइल्स को चेक कर सकते हो। जब आप एक प्रो लेवल पे चले जाते हो या आपको एटलीस्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है, तब ये मसला नहीं होता। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो ये सेक्शन वाली जो क्लास है इसको आप कॉपी करो, style.css के अंदर आओ और यहाँ पे इसको लिखो। इसको यहाँ पे पहले बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। बैकग्राउंड कलर इसके अंदर हम लगा देंगे EDF7F और A। ये हमारे पास एक है, थोड़ा लाइट सा बन जाता है ब्लू स्टाइल, और यहाँ पे हमने लिखना है E। यहाँ पे ये हमारे पास है कैपिटल F और फिर 7, सेव किया, और अभी हमारे पास कहीं एरर आ रहा है, तो ये हमारे पास आलमोस्ट ठीक आ रहा है कलर। अगर आपको दिखाऊँ मैं, ठीक है, अब यही कलर है। और फिर इसके ऊपर आपने थोड़ी सी पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको हम लगा देंगे 5 REM। 5 REM का मतलब है 50 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर हमारे पास लिंक्स है उनका स्टाइल करेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट के अंदर हमारे पास जो डिव है लिंक्स वाली, उसको सिलेक्ट किया, डिस्प्ले उसका कर दिया फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान एक स्पेस बन जाए। फिर पैडिंग इसको हम करेंगे 1.5 REM और लेफ़्ट राइट से 0। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को हम करेंगे 1.6 और REM। ठीक हो गया। और अब लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट्स आ रही हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पोस्ट्स, और पोस्ट को हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले इसका यहाँ पे फ्लैक्स, और साथ में इसको हम लगा देंगे गैप 20 पिक्सल। और इस पोस्ट के अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई पोस्ट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डॉट और पोस्ट। इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देंगे वाइट, और साथ में इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 1.5 REM और लेफ़्ट राइट से 2 REM। अब सेव करेंगे और चेक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से स्टाइल होगी। अब इसके अंदर जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है उनको हम थोड़ा सा कर लेंगे। अब ये आपके पास जो लिंक है ना, इनको डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए था, तो ये हुए नहीं। लेट मी चेक लेटेस्ट पोस्ट, और अच्छा डिस्प्ले ब्लॉग हमने लगा दिया, इस में फ्लैक्स लगाना था। सेव किया और
बूम, अब ये हमारे पास ठीक आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये हमारे पास टाइटल्स आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो ये पोस्ट को हमने कॉपी किया और यहाँ पे पोस्ट के अंदर H4 का टैग, और इसको हम करेंगे फॉन्ट साइज़ 2.6 REM। तो ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। फिर इसके नीचे हमारा इसके ऊपर हमने स्पैन का टैग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके अंदर स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग को हम लगा देंगे पैडिंग 1.5 REM और लेफ़्ट राइट से 0। फिर फॉन्ट साइज़ को हम करेंगे 1.8 REM, और साथ में उसको हम कर देंगे डिस्प्ले इसका ब्लॉक, ताकि जब इसका हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तभी ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ये हमने कर दिया। फिर इसके नीचे हमारे पास पी का टैग आ रहा है, तो उसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो सिंपली इसका उसको यहाँ से कॉपी किया, सिलेक्ट किया, इसके अंदर पी का टैग, यहाँ पे पी का टैग, इसका हम करेंगे फॉन्ट साइज़ 1.6 REM, सेव किया और बूम, ये हमारे पास फॉन्ट, ये हमारे पास पैराग्राफ भी स्टाइल हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media screen, और मीडिया स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे एंड, और यहाँ पे एंड के अंदर आप दोगे यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लोज मैक्सिमम डैश विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ के अंदर हम देंगे 768 पिक्सल। और इसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट के अंदर लिंक्स वाली डिव, लिंक्स हम दे दिए, और इसको हम कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, इसको हम कर देंगे कॉलम। और फिर हमारे पास आ रहे हैं पोस्ट, तो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट वाली डिव्स उसको हमने किया, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, सेव किया। और अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे मोबाइल व्यू के ऊपर, तो इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी कर लिया। अब थोड़ा सा इसको आप मार्जिन वगैरह लगा दो, और इसकी हाइट मतलब कि जो टॉप वाला है इसकी हाइट आप इसके ऊपर ज़्यादा कर दो। तो ये हमारे पास हेडर डॉट कंपोनेंट, और ये हेडर की स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पे हम जो हेडर वाला है ना टैग, हेडर वाला टैग, इसकी हम यहाँ पे हाइट कर देंगे थोड़ी सी ज़्यादा 100 VH। पैसे हमने इसको 90 VH लगाई हुई थी, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 100। अब इसका डिस्प्ले हमारे पास ठीक आ रहा है। अब ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया, और जो हमारे पास था रिसेंट पोस्ट वाला वो भी स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है वर्क वाला सेक्शन। तो वर्क वाला सेक्शन भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो हमारा अलग फाइल से आना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन सब को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये अब इन कंपोनेंट का काम नहीं है हमारे पास, कंप्लीट कर लिया। जस्ट आपने app.jsx को रहने देना, हेडर को और इसको, यहाँ पे हमने इसको मतलब स्विच कर लिया। अब इसके अंदर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे जिसको आप नाम दे दो वर्क का, या आप इसको दे दो यहाँ पे वर्क ऐसे लिख दो, और इसके अंदर आप दो work.component.jsx, यहाँ पे work.component.jsx, और इसके अंदर अभी आप लोग यहाँ पे style.css, और एक हम इसके अंदर फाइल लेंगे data.js के नाम से, data.jsx, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना सारा डाटा JSON फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवाना है। और एक आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करोगे इमेजेस के नाम से, इसके अंदर हमने अपनी सारी इमेजेस रखनी है। तो मैं यहाँ पे इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जो मैंने पहले से इमेजेस ली हुई है ना, उन्हीं को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि अब इमेजेस वहाँ से एक्सपोर्ट करना हमारे लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इन इमेजेस को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर हम कर लेंगे ड्रैग यहाँ पे। तो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास 3 इमेजेस लग गई। कौन सी? जो हमारे पास ब्लॉग के अंदर शो हो रही हैं। अगर आपको ब्लॉग दिखाऊँ तो ये आपको साइड पे 3 इमेजेस आ रही है ना, ये सारी मैंने एक्सपोर्ट करके अलग फोल्डर के अंदर रख ली। अब data.jsx फाइल के अंदर आप यहाँ पे एक लोगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर आप लिखोगे कांस्टेंट। आप यहाँ पे कांस्टेंट को एक्सपोर्ट करोगे, इसका नाम होगा हमारे पास डाटा, और यहाँ पे आप लोगे ये बड़ी ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी आपने डाटा लिखना होता है बड़ा ज़्यादा मतलब एक एरे के अंदर, तो एरे आप लिखते हो इस तरह से, बड़ी ब्रैकेट्स लेते हो, और इसके अंदर आप अपना जो डाटा वो लिखते हो। अब इसके अंदर हमने डाटा लिखना है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से हम लिखने हैं, या करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको वैल्यूज देते हो। आईडी दी, आईडी के अंदर हम देंगे इसको 1, और फिर हम इसको देंगे यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर आप इसको दे दोगे टाइटल, यहाँ पे जो भी आप अपना टाइटल रखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लगा हुआ है, तो मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे पास ये डाटा लगा हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको समझाता हूँ। ये वाला इस तरह से आपने आईडी लगा देनी है, फिर टाइटल, फिर ईयर, फिर कैटेगरी, फिर इन्फो, फिर आपने इमेज। अब इमेज आपने ना, इमेज का URL आप
इसको डायरेक्टली इस तरह से इसके अंदर पेस्ट नहीं कर सकते, आपने इमेज को पहले इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने इमेजेस को इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो आपने सेम इस तरह से इमेजेस को इंपोर्ट करना है। इमेजेस ये फ्राम स्लैश, ये आपने इमेजेस वाला फोल्डर के नाम एक इमेजेस नेम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था ना, इसी के अंदर आपने ये इमेजेस को इंपोर्ट करना है। एक आपके पास है work.png, फिर आपके पास है work2.png, work3.png, इस तरह से आपकी इमेजेस हैं। इनको आपने अलग से इस तरह से वेरिएबल्स के अंदर कॉल कर लेना। अब जब भी आपको इमेज चाहिए तो आपने इस इमेज का जो आपने नाम रखा ना, अब इस नाम के अंदर इसका URL स्टोर है, तो यहाँ पे हमने जब इसको लगाया तो इसके अंदर इसका URL स्टोर हो गया। और अब जो ऑब्जेक्ट की है वो भी हमने इसी तरह से लिखी हुई है, इमेजेस URL और image1। तो ये आपके पास फाइल नीचे अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन में, कोड सारा ही आपके पास अवेलेबल होगा, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको लगा लिया। फिर आपने आ जाना वर्क कंपोनेंट के अंदर। वर्क कंपोनेंट के अंदर कोड जो है वो आपका बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर आपने सबसे पहले एक लगानी है कांस्टेंट, और इसके अंदर आप इसको नाम दोगे कंपोनेंट को फीचर वर्क। यहाँ पे फीचर वर्क का मतलब है कि जो आपका जो वर्क है वो शो हो रहा है, यहाँ पे फीचर वर्क, और फिर आप इसको दे दो कंपोनेंट या जस्ट वर्क लिख दो तब भी कोई मसला नहीं। फिर जिस तरह से आप कंपोनेंट लगाते हो उस तरह से हमने कंपोनेंट लगाया यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर, और इसको आप यहाँ पे कर दोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर यहाँ पे फीचर कंपोनेंट। तो ये आपका जो कंपोनेंट है ये एक्सपोर्ट भी हो गया। अब ऊपर आपने इंपोर्ट करना सबसे पहले डाटा को, तो यहाँ पे आप करेंगे डाटा, तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने style.css की फ़ाइल को इंपोर्ट करना है जो इसके अंदर लगी हुई है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम करेंगे .style.css तो style.css की फ़ाइल भी इसके अंदर लिंक होगी, और ये डाटा भी हमारे पास इसके अंदर लिंक हो गया। अब इसके अंदर आप लगाओ यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कि आपका डाटा यहाँ पे रिटर्न हो। तो रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे प्रिंसेस लोगे, सॉरी प्रिंसेस नहीं, आप लोगे यहाँ पे प्रिंसेस के अंदर फ्रैगमेंट्स। अब यहाँ पे आप लोगे एक सेक्शन का टैग, और इसको आपने क्लास लगा दे दी है फीचर वर्क। तो यहाँ पे क्लास लगाओगे feature_work, और इसके अंदर आप एक और डिव लोगे जिसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर हमने लिया। अब कंटेनर के अंदर आपने इस डाटा को लिखना है, तो यहाँ पे आप करोगे मैप डाटा.मैप। अब मैप से क्या होता है कि आपका डाटा एक एरे के अंदर मौजूद है, तो जब एरे का डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करके लिखना है ना, तो उसके लिए आप मैप का इस्तेमाल करते हो। आप यहाँ पे लिखोगे डाटा मैप के अंदर आप यहाँ पे दोगे पैरामीटर आइटम, इससे बाहर आओ, और इस तरह से जिस तरह से आप एरो फंक्शन को डिफाइन करते हो ना, सेम आपने उसी तरह से करना है। लेकिन जब आप फंक्शन लगाते हो आप यहाँ पे यूज़ करते हो करली ब्रैकेट्स। जब आपने मैप मेथड का इस्तेमाल करना है React.js के अंदर, तब आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ पे प्रिंसेस का इस्तेमाल करना है इस तरह से, और इसके अंदर आपने इस तरह से फ्रेगमेंट्स लगा देंगे। अब इसके अंदर आप अपना जो HTML का कोड है वो आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव ली, और यहाँ पे अब डिव को हम क्लास लगा देंगे, क्लास उसको हम लगा देंगे वर्क, और इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे एक और डिव जिसको हमने क्लास लगा देनी इमेज। इसके अंदर हमने अपनी इमेज लगानी है, तो इमेज का हम यहाँ पे लेंगे इमेज src, और सोर्स के अंदर आप दोगे इसको करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर item.image URL, जो हमने ये जो की लगाई हुई है data.jsx फाइल के अंदर, तो ये आपकी इमेज लग गई। अब इस इमेज के नीचे हमने एक और डिव लेनी है जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप डिव लोगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर हम लेंगे एक h5 का टैग, यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे item.title, यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा। फिर इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी इन्फो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फो, और इन्फो के अंदर हम लेंगे स्पैन का टैग। इसके अंदर आप पहले हम ईयर को प्रिंट करवा देंगे item.year की जो हमारा साल है, और यहाँ पे, और फिर हम एक और स्पैन का टैग लेंगे जिसके अंदर हम लिखना आइटम और कैटेगरी, क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी, तो ये हमने कैटेगरी को भी इसके अंदर प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका इन्फो, तो इसके नीचे हम एक लेंगे पी का टैग। इन्फो के अंदर हमारे पास क्या है कि पैराग्राफ वाला जो कंटेंट है item.info यहाँ पे, तो ये हमारे पास डाटा सारा लग गया। अब इस कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करना है app.jsx के अंदर, तो यहाँ पे हम आएंगे app.jsx और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, और फिर हमने लिखना है फीचर वर्क, तो फीचर वर्क ये कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है, इसको कॉपी किया और सेम उसी तरह से हमने इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेना, कॉल करके सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको हमने स्टाइल करना है क्योंकि अब इसकी जो मैपिंग है वो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जैसे इसकी स्टाइलिंग है
वो रहती है। अब इसको स्टाइल करने के लिए सिंपली आपने आ जाना स्टाइल और सीएसएस के अंदर, और ये स्टाइल और सीएसएस की फाइल आपने पहले जो वर्क कंपोनेंट है इसके अंदर लिंक कर लेनी है, जिस तरह से हमने इसको ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। तो जैसा अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब इसके अंदर इसकी पेरेंट जो डिव है, इसकी क्लास को हमने कॉपी किया फीचर वर्क वाले को। स्टाइल और सीएसएस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर वर्क, और थोड़ी सी इसको हम पैडिंग लगा देंगे 5 RM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर हमारे पास और डिव है, ये कंटेनर और ये वर्क वाली। इस वर्क को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, के इनके दरमियान स्पेस बन जाए। फिर इसको हम करेंगे बॉर्डर बॉटम कि इनके बॉर्डर जो बॉटम है उसके पर एक बॉटम बॉर्डर लग जाए, 1 पिक्सल सॉलिड, एक सॉलिड के सामने बॉर्डर लग जाए। और फिर पैडिंग इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। अब ये जो वर्क है, इसको वर्क को सिलेक्ट किया, वर्क के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम कर देंगे 0 और 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। फिर इसके नीचे हमारे पास एक H5 का टैग है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर H5 का टैग। H5 को हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम करेंगे 3 RM, और फ़ॉन्ट कलर इसके ऊपर हम लगाएंगे स्कैनरी वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनरी -CLR। अब देखो कि आप लोग को लग रहा होगा कि वेरिएबल्स तो आपने डिफ़ाइन की थी हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर, लेकिन आपके यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रही हैं, ये आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आप कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल लगाते हो, आप दूसरी फाइल के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी सारी फाइल्स app.jsx के साथ लिंक है। अगर आपकी app.jsx के साथ सारी फाइल लिंक है तो आप हर दूसरी CSS फाइल के अंदर अपना कोड लिख सकते हो, मतलब किसी भी कंपोनेंट का कोड लिख सकते हो। लेकिन हमने इसको सेपरेट करके लिखना है, तो हमने इस तरह से इसको अलग अलग से लिखना होता है। ठीक हो गया। अब H5 और H5 के अंदर आप के पास एक नीचे जो स्पैन का टैग है उसको आप सिलेक्ट करोगे, डॉट वर्क के बाद डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने स्पैन का टैग को सिलेक्ट किया, NTH चाइल्ड पन। इस तरह से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये हमारे पास स्पैन का टैग ये वाला, तो ये आपका NTH चाइल्ड 1 हो गया और ये आपका NTH चाइल्ड 2 हो गया। अब 1 के अंदर आप क्या करोगे, इसको दोगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड इसको हम करेंगे वेरिएबल्स एंटी कलर, और फिर पैडिंग इसको हम अप्लाई कर देंगे 0.2 RM, और लेफ़्ट टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से हम इसको पूरे 2 RM कर देंगे। और यहाँ पे फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 3 RM, और फिर फ़ॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे वाइट, और फिर इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम करेंगे 1.8 RM। सेव किया यहाँ पे। फिर उसके बाद वर्क के बाद इसको हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट के बाद स्पैन का टैग, और स्पैन के बाद NTH चाइल्ड, इसको हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम करेंगे 1.8 RM, और साथ में इसको हम कर देंगे पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग। तो पैडिंग इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 0 और 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। अब इसके नीचे इसके अंदर हमारे पास P का टैग है, तो यहाँ पे वर्क को सिलेक्ट किया, वर्क के बाद टेक्स्ट के बाद P के टैग को हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 1.6 RM, और फिर लगा देंगे इसको मार्जिन इसको हम करेंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 0। सेव किया। और अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास स्टाइल हो गया। लेकिन जब हम ये हमारे पास इस डैशबोर्ड और ये इसके ऊपर हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है फर्स्ट वाले के ऊपर, तो इसके ऊपर हम करेंगे सेकेंडरी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ तो अच्छा ये इसके स्पेलिंग भी ठीक नहीं ना, सेकेंडरी अभी इसके ऊपर अप्लाई होगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। अच्छा अब इसको हमें रिस्पॉन्सिव करना है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप अगेन यहाँ पे लगाओगे @मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद आप लगाओगे यहाँ पे एंड और मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ आपकी कितनी हो 768 पिक्सल, और इसके अंदर आप लगाओगे एक जो आपने ऊपर लगाई हो वर्क वाली, और इसको आप करोगे फ्लैक्स टेक्शन कॉलम, और साथ में टेक्स्ट लाइन इसका आप कर दोगे यहाँ पे सेंटर। सेव किया। और इसका अगर हम चेक करेंगे मोबाइल व्यू के ऊपर तो ये भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब मेन्यूज़ भी आ गया है, हेडर सेक्शन भी, और ऑलमोस्ट आपका सारा कोड कंप्लीट हो गया। जस्ट हमारे पास रहता है इसका फुटर सेक्शन भी बहुत बड़ा ही आसान है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे और कंपोनेंट के अंदर आप लो एक फ़ोल्डर,
इसको आप नाम दे दो फुटर। और फुटर के अंदर आप एक फाइल क्रिएट करो, फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप यहाँ पे कांस्टेंट लो, इसको आप नाम दे दो फुटर। यहाँ पे फुटर दिया और इसके अंदर आप लिख दो रिटर्न। यहाँ पे आप इसको लगा दोगे फ्रैगमेंट, ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट। फिर आप यहाँ पे करो एक्सपोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट के बाद आप फुटर लिख दो यहाँ पे फुटर। और फुटर के अंदर आपने सिंपल सी यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। तो इसके अंदर चूंकि हमारे ज़्यादा आइकन्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे स्टाइल के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास ये आइकन्स और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक फुटर का टैग लेंगे, फुटर का टैग लिया और यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले लिंक्स। तो यहाँ पे हमने एक डी ली लिंक्स के नाम से, इसके अंदर यूएल के अंदर एल के अंदर ए का टैग और ए के अंदर हमने लगाने आइकन्स। अब आइकन किस तरह से हमने लगाने हैं, सिंपली जिस तरह से हमने लगाए थे हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो हम हेडर को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हेडर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। अब हेडर के अंदर जो हमने आइकन्स लगाए हुए हैं ना, वो हमारे पास है फेसबुक वगैरह वाले, उसके अंदर हमने ब्रांड का इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रांड और जहाँ पे हमने लिखना है फेसबुक को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FA और यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे बोलते फेसबुक प्लस लिखते हैं। तो फेसबुक नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको सोशल करके देखता हूँ। ये मेरे पास ब्रांड और रेगुलर SVG, तो मैं रेगुलर के अंदर चेक करता हूँ। इंस्टाग्राम, यहाँ पर मैं इसको सेव करके ना फिर चेक करता हूँ। या बल्कि हमारे पास ये था ना, पहले इसको एक दफ़ा बाहर इसको लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम को लगाया, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम और फॉन्ट ऑसम के अंदर हम लिखेंगे आइकन को, यहाँ पे आइकन और आइकन के अंदर हम पास कर देंगे FA बार को, पहले से चेक करने के लिए FA और बार्स। सेव किया और अब जब इसको चेक करते हैं तो अच्छा, इसको हमने पहले इंपोर्ट नहीं किया, तो हम इसको app.jsx के अंदर फुटर को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फुटर। तो ये फुटर कंपोनेंट आ गया और इसको हम यहाँ पे इन सब के नीचे कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल किया फुटर यहाँ पे। अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास फुटर पे ये बार वाला आइकन आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ रहा है फॉन्ट ऑसम डॉट SVG आइकन के ऊपर हमारे पास इशू आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये बल्ला फुटर डॉट कंपोनेंट की तीसरी लाइन के ऊपर, फुटर कंपोनेंट और इसकी तीसरी लाइन के ऊपर हमारे पास है FA बार्स। तो ये ब्रांड के अंदर नहीं था हमारा, इसको हम सैलड और रेगुलर के अंदर देखते हैं। पे भी एरर कर रहा है, तो मैं जो हेडर वाला कोड है ना, इसी को पहले कॉपी करके एज इट इज़ है, ये मेरा सॉलिड के अंदर है, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं, अब ये आपके पास आ रहा है और नीचे आपके पास बार, ये साइड पे आपके पास बार भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको मैं करता हूँ पहले एक कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर के अंदर हम इस कोड को पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे और ये कोड हमारा पेस्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे फेसबुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे फेसबुक आइकन सेलेक्ट करूँगा, फेसबुक। तो फेसबुक के लिए हमारे पास इसकी है आई थिंक यहाँ पे फुटर, और फुटर के अंदर बल्कि ये हमारे पास कोड मौजूद होना है, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास है ब्रांड के अंदर फ्री ब्रांड्स, तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा ब्रांड का मैं करके देखता हूँ, फ्री ब्रांड SVG, और अब यहाँ पे लिख रहे हैं FA और इंटर फेसबुक, ये आ गया फेसबुक वाले। अब फेसबुक का हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लगा देंगे फेसबुक को, और अब जब हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे फेसबुक का आइकन लग गया। इस तरह से आपने सोशल आइकन लगाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये लगे हुए हैं। मैं इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने कॉपी किया इतना, ये कंटेनर तक, तो यहाँ पे मैं कंटेनर तक
कोड को यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। अब इस तरह से फाउंडेशन हम इसके अंदर फेसबुक, ट्विटर और ये सारे, अब ट्विटर को भी आप ऊपर इंपोर्ट कर लो, कॉमन लगाओ F ट्विटर और F इंस्टाग्राम जो हमने नीचे कॉल किए हुए, और फिर हमारे पास रह गया F लिंक्डइन। तो यहाँ पे आप कॉमन लगा के F लिंक्डइन जो है उसको भी आप ऊपर कॉल कर दो। सेव किया तो ये आपके सारे आइकन्स अब लग गए। अब इनको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसी के अंदर हम एक फुटर के अंदर एक style.css की फ़ाइल लेंगे, style.css यहाँ पे, और इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी CSS का कोड मौजूद है, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। बिल्कुल सिंपल सा 2-3 लाइनें ही हैं, कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, फुटर, बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, ULI है, इसके अंदर कॉपीराइट टेक्स्ट है, उसको हमने थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। अब ये हेडर कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडर नहीं, फुटर के अंदर हम CSS की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे import / और style.css किया। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास फुटर भी स्टाइल हो गया। अब इसके अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो फुटर हमारे पास वैसे ही, इसको हमने इस तरह से स्टाइल किया है कि ये सेंटर में हमारे पास शो होगा। तो ये हमारे पास हमारा जो ब्लॉग है वो रेडी होगा, नीचे फुटर भी आ रहा है, ऊपर हमारे पास इसका हेडर सेक्शन भी और टॉगल मेन्यू भी, ऑलमोस्ट हर चीज़ इसकी कंप्लीट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सोर्स कोड अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपकी कोई और सजेशन है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलती किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।